हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने परागकोश की संरचना देखी थी और पराग कण किस तरह से बना ये अपन ने बात की थी। आज हम पराग कण की संरचना देखेंगे, अंदर कौन कौन सी उसमें चीजें होती हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, जो कि है पराग कण, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, पराग कण यह गोल आकार का होता है और इसका जो व्यास होता है ये 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो यहां पे मैं कुछ पॉइंट पहले लिख दे रहा हूं। परागकण, इसका जो आकार होता है यह गोलाकार होता है और इसका व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर का। 25 से 50 माइक्रोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं अपन इसकी संरचना। तो सबसे पहले जो परागकण होता है इसमें दो चोल होते हैं, दो भित्तियां होती हैं। बाहर वाली भित्ति जो होती है उसे अपन कहते हैं बाह्य चोल, अंदर वाली भित्ति होती है उसे अपन कहते हैं अंतःचोल। तो सबसे पहले मैं बाहरी भित्ति की बात कर रहा हूं। जैसे ये बाह्य भित्ति, इसे अपन इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं। इंग्लिश में इसे अपन एक्साइन कहते हैं। एक्साइन जो होता है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो वसीय पदार्थ होता है। मैं यहां पे इस पे लिख देता हूं, इसमें स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, ये वसीय पदार्थ है। इसमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। अच्छा, ये स्पोरोपोलेनिन की खासियत है। इस स्पोरोपोलेनिन में, ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये काफी ज्यादा कठोर होता है, मजबूत होता है, ठोस होता है और ये आसानी से टूटता भी नहीं है। मतलब अगर हम दाब बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं या तापमान बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो भी स्पोरोपोलेनिन टूटेगा नहीं। इसके अलावा अभी तक फिलहाल ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोजा गया है जो इसको अपवासित करता हो, जो इसको तोड़ देता हो या नष्ट करता हो या घोलता हो। ठीक है, तो स्पोरोपोलेन के बारे में मैं यहां पे लिखता हूं। आप चाहे तो अलग से कहीं पॉइंट बना के लिख लीजिए। यह कठोर, ठोस, कार्बनिक पदार्थ है जो आसानी से अपवासित नहीं होता। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं। अधिक दाब या ताप का प्रभाव नहीं पड़ता।
ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने पर भी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोजा गया जो इसे नष्ट या घोल सका। स्पोरोपोलेनिन ये कठोर ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो आसानी से अपवासित नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है। अधिक दाब या ताप का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता और ये ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जिसके कारण ये नष्ट या घोला जा सकता हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पराग कणों को अपन संरक्षित कर सकते हैं, मतलब पराग कणों को अपन प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कुछ निर्धारित तापमान होता है और ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस, जो अभी 2 साल पहले नीट में भी पूछा गया था। तो ये जो संरक्षित अपन कर सकते हैं, ये इसका एक मेन जो कारण है वो है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण जो होते हैं वो आसानी से नष्ट नहीं होते। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसकी उपस्थिति के कारण परागकणों को संरक्षित किया जाता है। और जो परागकणों का संरक्षण होता है इसमें टेम्परेचर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस पर परागकणों को संरक्षित किया जाता है और ये तरल नाइट्रोजन की उपस्थिति में अपन रखते हैं। तरल नाइट्रोजन की प्रेजेंस में उसको अपन रखते हैं और वो सुरक्षित रहता है। तो ये हो गया सबसे पहले बाह्यचोल के बारे में। बाह्यचोल में अपन ने देखा कि स्पोरोपोलेनिन नाम का एक पदार्थ होता है और ये पदार्थ काफी ज्यादा ठोस होता है। चलिए वापस आते हैं। अब इसके बाद जो अंदर वाली भित्ति होती है, जैसे इसकी बाद वाली मैं सेकेंड लेयर बना रहा हूं, ये इसकी अंदर वाली भित्ति है। ये कुछ इस तरह से अपन ने बनाई, ठीक है। ये जो भित्ति है इसमें इसको अपन कहते हैं अंतःचोल। इसे अपन अंतःचोल कहते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है इंटाइन। ये जो अंतःचोल होता है ये मुख्यतः सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। सेल्यूलोज एवं पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अंतःचोल सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। अच्छा, इसमें बाह्य भित्ति में जो एक्साइन वाला भाग होता है इसमें कुछ डिजाइनें भी बनी होती हैं, कुछ इस तरह से, मतलब ऊपर ऊपर कुछ डिजाइनें होती हैं। अलग अलग पराग कणों में कुछ अलग अलग प्रकार की डिजाइनें होती हैं, ठीक है। और ये सतह के कारण होती है, जिसको अपन यूबिश काय भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये यूबिश बॉडी के कारण इनको सजावटी कारणों से यूज किया जाता है। मतलब कहीं अगर सजावट करनी है और पराग कण के ऊपर क्योंकि अलग अलग डिजाइन बने होते हैं
तो उस कारण से इनको सजाने के उपयोग में भी लाया जाता है। और ये होता है मेनली यूबिश काय के कारण, जो कि टैपेटम द्वारा स्त्रवित होता है। टैपेटम इसका स्रवण करता है। अच्छा, कुछ जो पराग कणों का जब परागण होता है जो कीटों के द्वारा होता है, ठीक है, कीट जो परागण करते हैं तो उसमें जो वो पराग कणों का उपयोग करते हैं, उन पराग कणों के ऊपर एक चिपचिपी परत होती है, एक चिपचिपी सतह होती है, और उसको अपन कहते हैं पराग किट। तो मैं यहाँ पे ऊपर पराग किट बना दे रहा हूँ। जैसे ये मैंने एक पराग किट बनाई, ये इसके ऊपर की तरफ होती है और ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पॉलिन किट। इसके बारे में एक लाइन अपन लिख लेते हैं। यह कीट परागित पुष्पों में एक्साइन के ऊपर की ओर चिपचिपी परत होती है। ध्यान रखिएगा, कीट परागित पुष्पों में एक्साइन के ऊपर की ओर, बाहर की ओर चिपचिपी परत होती है और ये वसीय पदार्थ की ही बनती है। अब ऐसा स्थान जहां पे बाह्य चोल यानी बाहरी भित्ति और स्पोरोपोलेन नहीं पाया जाता, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा गैप कर रहा हूँ, जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया, या इस जगह को अपन ने खाली कर दिया, ठीक है। तो ये जगह जहाँ पे परागकिट, सॉरी, ये जगह जहाँ पे बाह्य भित्ति नहीं है, इसको अपन कहते हैं जनन छिद्र। ये कहलाता है जर्मोपोर। यह वह क्षेत्र है जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता। अच्छा, अब ये इसका काम क्या होता है, देखिए, जब परागण हो जाता है और जैसे दोहरा निषेचन होने वाला रहता है, तो पराग कणों से पराग नलिका का निर्माण होता है। जब ये पराग कण वर्तिकाग्र पर जाके बैठता है परागण के समय, तो वहां से पराग नलिका का निर्माण होता है। ये पराग नलिका मेनली जो अंतःचोल होता है, इंटाइन वाला भाग होता है, वहां से बनती है और नीचे की तरफ आती है, ठीक है, इस तरह से निकल के वो दिखाई देती है। तो यहां से पराग नलिका निकलती है, और जनन छिद्र क्योंकि खाली जगह है, ठीक है, तो वहां से निकलती है, पर वो मेन बनाता कौन है, इंटाइन वाला भाग, अंतःचोल जो होता है वो पराग नलिका का निर्माण करता है। तो ये हो गई बाहरी संरचनाएं जो भी यहाँ पे अपन को दिखती है। अब अपन अंदर वाले भाग पे आते हैं। यहां अंदर तरल भाग होता है, कोशिका द्रव्य होता है ये। प्रारंभिक अवस्था में यहां पे दो बड़ी बड़ी राजधानियां होती हैं। ये दो बड़ी बड़ी राजधानियां हैं और यहां पे एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक हो गया। ये केंद्रक जो होता है यहाँ पे अनियमित होता है। इसको, इस बड़े पार्ट को अपन कहते हैं कायिक कोशिका,
और इसमें एक छोटा सा भाग यहाँ पे अलग तरह से दिखता है हमको। इसे अपन एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक तर्कु कहते हैं, मतलब ये भी अनियमित तर्कु है। और यहाँ पे फिर एक दूसरा केंद्रक प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे पराग कण में दो कोशिकाएं हैं। एक तो जो बड़ी कोशिका है इसको अपन कहते हैं कायिक कोशिका, मतलब ये जो बड़ा भाग है ये कहलाता है कायिक कोशिका। अब आप कायिक कोशिका में देख सकते हैं कि ये राजधानी है, यहाँ पे अपन को दो राजधानी दिख रही है। ये यहाँ पे केंद्रक है, इसको मैं बोल रहा हूं कि अनियमित केंद्रक है ये। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य हो गया अंदर। और ये वाला जो हिस्सा है ये एसिमेट्रिक तर्कु है, तो मैं यहां पे इसको नाम दे दे रहा हूं। ये हो गया ए सिमेट्रिक तर्कु। और इसके नीचे जो कोशिका है इसको अपन कहते हैं जनन कोशिका। तो अभी परागकण जो है वो दो कोशिकीय अवस्था में, और दो कोशिकीय अवस्था में जब परागण होता है तो ऐसा लगभग 60% पुष्पीय पादपों में देखा जाता है। मतलब इस अवस्था में अगर परागण हो गया, ऐसा परागकण निकलकर अगर वर्तिकाग्र के संपर्क में आया तो उसको अपन कहेंगे दो कोशिकीय अवस्था में परागण हुआ। तो इस पॉइंट को अपन यहां पे लिख लेते हैं। यह दो कोशिकीय अवस्था होती है। यह दो कोशिकीय अवस्था है जिसमें दो कोशिकीय कौन सी, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। यह दो कोशिकीय अवस्था है और 60% पुष्पीय पादपों में 60% पुष्पीय पादपों में परागण इस अवस्था में होता है। सिक्सटी परसेंट प्लांट में परागण जो होता है वो दो कोशिकीय अवस्था में होता है। अब बचा 40% पुष्पीय पादपों में क्या होगा, तो 40% पुष्पीय पादपों में तीन कोशिकीय अवस्था में परागण होता है। तीन कोशिकीय कैसे, यहां पे जो जनन कोशिका है, जब ये जनन कोशिका में जनन कोशिका का जो केंद्रक है, जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें दो केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, जनन कोशिका केंद्रक में जब समसूत्रण होगा तो इसमें दो केंद्रक हो जाएंगे, जिसको अपन नर युग्मक कहते हैं। तो यहां पे दो नर युग्मक बन गए, साथ साथ में एक कायिक कोशिका वाला केंद्रक, मतलब यहां पे दो नर युग्मक वाली कोशिकाएं हो गई और एक हो गया कायिक कोशिका वाला केंद्रक या कायिक कोशिका। तो ये हो गया तीन कोशिकीय अवस्था।
ये 3 कोशिकीय अवस्था जो होती है, पादपों की बात करें अगर, तो 40% पादपों में 40% पुष्पीय पादपों में परागण जो होता है इस अवस्था में होता है। तो अब अपन ने देखा कि 60% और पुष्पीय पादपों में कैसे, और 40% पुष्पीय पादपों में किस तरह से परागण हुआ। चलिए एक बार इसको पूरा अपन रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ छूटा होगा आपका या कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। परागण, परागण सबसे पहले तो अपन बात करें परागण का, जो परागकण का जो आकार होता है, परागकण का जो आकार होता है ये गोलाकार होता है और इसका जो व्यास होता है ये 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। अब इसकी जब संरचना देखते हैं तो इसमें कुछ भित्ति वाला भाग है। सबसे पहले बाह्य भित्ति अपन ने देखी जिसको अपन एक्साइन कहते हैं। एक्साइन में एक बहुत हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे अपन स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये वसीय पदार्थ है और ये काफी ज्यादा मजबूत होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है जो आसानी से नष्ट नहीं होता, अपवासित नहीं होता, टूटता नहीं है, घुलता नहीं है। ऐसा कोई ताप, ऐसा कोई दबाव, ऐसा कोई दाब, ऐसा कोई एंजाइम अभी तक फिलहाल नहीं देखा है जो इसको घोल सकता हो या इसको पतला कर देता है या ये टूट जाता है जिससे। और इसकी इस विशेषता के कारण परागकण जो होते हैं वो संरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि परागकण अगर जैसे टूट के गिरते भी हैं या इकट्ठे वो जमीन में धंसते भी जाते हैं तो भी स्पोरोपोलेनिन के कारण अंदर का भाग उनका नष्ट नहीं होगा, जिससे उनको संरक्षित करना आसान हो जाता है। लगभग इनको -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जा सकता है। तो ये टेम्परेचर आप ध्यान रखिएगा। दूसरी लेयर जो होती है अंदर वाली, इसको अपन कहते हैं अंतःचोल, इंटाइन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। जो कीट परागित पुष्प होते हैं जिनका परागण कीटों के द्वारा होता है उनमें बाहर की ओर उनमें बाहर की ओर एक चिपचिपी परत होती है जिसे अपन परागकीट कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि कीट परागित पुष्पों में ये परागकीट पाई जाती है। इसके बाद जब अपन एक्साइन वाला भाग देखते हैं तो एक्साइन में कुछ डिजाइन जैसी संरचनाएं, कुछ अलग अलग विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिसके कारण परागकणों को सजावटी तौर पर उपयोग किया जाता है। और ये यूबिशकाय के कारण होती है। और यूबिशकाय को मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो टैपेटम के द्वारा स्त्रवित होता है। जिस जगह पे बाह्य भित्ति नहीं होती है उसको अपन कहते हैं जनन छिद्र, जर्मपोर। और बाह्य भित्ति अगर नहीं है तो स्पोरोपोलिन भी नहीं होगा। स्पोरोपोलिन नहीं है तो वहां से एक खाली स्थान हमको दिखता है और यहां से पराग नलिका का निर्माण होता हुआ दिखता है। पराग नलिका बनाती इंटाइन वाला भाग है, अंतःचोल बनाता है, पर वो निकलती तो जर्मपोर से है क्योंकि वहीं से उसको जगह मिल रही है। अब इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। एक तो कोशिका वाला बड़ा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका में साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, राजधानी होती है। राजधानियां बड़ी होती हैं, बाद में वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है। और यहाँ पे एक तर्कु हमको दिखता है जिसको अपन अनियमित एसिमेट्रिक तर्कु कहते हैं। और इसके नीचे वाला भाग एक दूसरी कोशिका वाला होता है जिसको अपन जनन केंद्रक और जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका, ये जो केंद्रक है ये इसके कोशिका द्रव्य में तैरता हुआ दिखता है। जो कायिक कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव्य में ये इसका केंद्रक तैरता हुआ दिखता है। तो अभी ये 2 कोशिकी अवस्था में, 2 कोशिकी अवस्था कौन सी, एक तो कायिक कोशिका हो गई और दूसरी जनन कोशिका हो गई। ये 2 कोशिकी अवस्था में लगभग 60% पुष्पीय पादपों में जो परागण होता है वो इस अवस्था में होता है। अब यहाँ का जो केंद्रक है जनन कोशिका का, उसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के बाद 2 केंद्रक बनेंगे और उसको अपन कहेंगे कि ये नर युग्मक बने। तो ये जो नर युग्मक हो गए 2 और एक कायिक कोशिका वाला भाग हो गया, तो टोटल हो गए 3 कोशिकाएं। ठीक है, तो अब इसको अपन कह रहे हैं 3 कोशिकीय अवस्था। और 3 कोशिकीय अवस्था में परागण जो होता है वो 40% पुष्पीय पादपों में होता है। तो ये अपन ने परागकणों की संरचना देखी और क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं ये हमने बात की। अब परागकणों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अपन को याद रखनी है। सबसे पहला,
परागकण के अध्ययन को पैलाइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, परागकण के अध्ययन को अपन पैलाइनोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, परागकण जो है, ऐसे कई पादप हैं जिसके परागकण एलर्जी करते हैं। एलर्जी करते हैं मतलब किसी तरह का नुकसान शरीर में पहुंचाते हैं, जैसे खास करके जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र को वो प्रभावित करते हैं और दमा वगैरह या श्वसन संबंधित कुछ ऐसी बीमारियां उनके कारण हो सकती हैं। तो कुछ पादप प्रजाति के परागकण एलर्जी करते हैं श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं और इनसे दमा आदि भी हो सकता है। दमा जैसे अस्थमा जिसको अपन कहते हैं। अब ऐसे कुछ पादप, जैसे एक हो गया चिनोपोडियम या अमरेंथस। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक हो गया चिनोपोडियम या अमरेंथस। बहुत इंपॉर्टेंट है नाम एक पार्थिनियम। जिसे अपन गाजर घास कहते हैं। पार्थिनियम जो कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था। माना जाता है कि यह आयातित गेहूं के साथ भारत में लाया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको पार्थिनियम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और दूसरी बात, किसके साथ आया था? ये गेहूं के साथ भारत में आया। अच्छा, परागकण जो होते हैं ये कई जगह पे क्योंकि इसमें पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए इसे पोषक संपूरक यानी आहार संपूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो परागकण पोषकों से भरपूर होते हैं एवं इन्हें आहार संपूरक के तौर पर टैबलेट और सिरप के रूप में उपयोग किया जाता है। टैबलेट मतलब गोलियां और सिरप के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं, पोषकों से भरपूर होते हैं ये,
और इन्हें आहार संपूरक के तौर पर टैबलेट और सिरप के रूप में अपन उपयोग करते हैं। जो घोड़े होते हैं, घोड़ों की जो नस्ल होती है उसको अच्छा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, या जो एथलीट होते हैं, जो रनर्स होते हैं, वो भी इसको उपयोग करते हैं, पराग कणों को उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि एथलीट जो होते हैं और जो घोड़े होते हैं उनकी नस्लों को अच्छा करने के लिए, मतलब उनको अच्छा पोषण देने के लिए पराग कणों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जब पराग कण परागकोश से निकलता है और परागण जब होता है, मतलब वो वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, तो आगे का प्रोसेस होता है, मतलब पराग नलिका बनती है, फिर उसके बाद दोहरा निषेचन होता है। अगर अपन पराग कण की जीवन क्षमता की बात करें कि पराग कण की जीवन क्षमता कितनी होती है, तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि पराग कण अपनी जीवन क्षमता से पहले वो एक बार वर्तिकाग्र पर गिरता है, और फिर या तो परागण सही रूप से हो पाएगा या नहीं हो पाता है, वो बात की बात है। ठीक है, तो जीवन क्षमता पूर्ण करने से पहले पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। अगर अपन ये जानने की कोशिश करें कि क्या हर किसी पादप का पराग कण एक सामान्य जीवन क्षमता वाला होता है या एक जैसी जीवन क्षमता वाला होता है, तो ऐसा आंसर है नहीं। ठीक है, मतलब पराग कणों की जो जीवन क्षमता होती है उसमें कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग पादपों के पराग कण जो होते हैं अलग अलग जीवन क्षमता बताते हैं। जैसे कुछ अनाज होते हैं, धान हो गया, गेहूं हो गई, इनमें जो जीवन क्षमता होती है पराग कणों की, ये लगभग 30 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है। वहीं अगर हम कुछ कुलों की बात करें, जैसे रोजेसीय कुल या सोलेनेसीय कुल या लेग्यूमिनेसीय कुल, इनके जो पराग कण होते हैं इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो कई बार महीनों तक भी होती है। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। पराग कण जीवन क्षमता होने के पूर्व वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। पराग कण जीवन क्षमता में विभिन्नता देखी गई है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं अनाज की बात करूं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गई, इसमें जो जीवन क्षमता होती है ये लगभग होती है 30 मिनट की। जबकि अगर कुछ कुल की बात करें, जैसे लेग्यूमिनेसी या रोजेसिए या सोलेनेसिए, इसमें जो जीवन क्षमता होती है ये जीवन क्षमता कुछ महीनों तक होती है। तो ये इसमें जीवन क्षमता वाला भाग अपन ने पढ़ा। अगर अभी जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया था कि पराग कणों को हम संरक्षित करके रख सकते हैं, जैसे शुक्राणुओं को, जैसे स्पर्म्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, वैसे ही अपन पराग कणों को भी संरक्षित कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन।
मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर ही ये चीज भी आती है। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपन पराग कणों को कम तापमान पर संरक्षित करके रखते हैं, और ये तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज हमने इसमें पराग कण वाला पूरा पार्ट स्टडी किया, पराग कण की पूरी संरचना देखी, जितना काम का था सब कुछ हमने इसमें पढ़ा। अब आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका ये पार्ट अच्छे से तैयार हो जाए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।